हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज में जनपद चमोली के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और बद्रीनाथ हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था। ठीक है, उसी में चर्चा करते हैं आगे। उसके आसपास के जो अन्य स्थल हैं, ठीक है, उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंचधाराएं। पंचधाराएं कौन कौन सी पंचधाराएं? ठीक है, कूर्मू धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और इसके अलावा भृगु धारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा, ये पंच धाराओं में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ गुफाएं भी हैं बद्रीनाथ के आसपास, प्रमुख गुफाएं। प्रमुख गुफाएं, ठीक है, इनमें देखो स्कंद गुफा है, रामशिला गुफा है, और इसके अलावा है राम गुफा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कंद गुफा है, रामशिला गुफा है और राम गुफा है। ठीक है, रामशिला गुफा बद्रीनाथ में और रामशिला मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक है गरुड़शिला। गरुड़शिला, ठीक है, ये भी एक गुफा है गरुड़शिला। ध्यान रखिएगा, ये सारे कहाँ है? बद्रीनाथ में। ठीक है, आगे देखो। इसके अलावा एक स्थान है यहाँ पर ब्रह्म कपाली। ब्रह्म कपाली, ठीक है, ब्रह्म कपाली जो कि पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पिंडदान हेतु। पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है और अलकनंदा के दाएं तट पर है। ठीक है, बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है और अलकनंदा के दाएं तट पर है। अगली चर्चा करते हैं आदि बद्री। आदि बद्री, तो जितने भी बद्री हैं, पंच बद्री हैं, और पंच बद्री पांचों किससे संबंधित हैं? भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, सारे मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, तो आदि बद्री भी भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, और कर्णप्रयाग से गैरसैंण मार्ग जो पड़ता है, कर्णप्रयाग से गैरसैंण, इस मार्ग पर यह स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्णप्रयाग से गैरसैंण जो मार्ग आता है उस पर स्थित है। और जो आटागाड़ नदी है, आटागाड़ के तट पर है। ठीक है, आटागाड़ के तट पर। यहां पर कई सारे मंदिरों का समूह है, मंदिर समूह है जिसे, जो कि कत्यूरी कालीन है। ठीक है, कत्यूरी कालीन, कत्यूरी शैली के मंदिर है, कत्यूरी कालीन, शिखर शैली, कत्यूरी कालीन शिखर शैली में निर्मित यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, कत्यूरी काल की शिखर शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पर कई सारे मंदिर समूह है। ठीक है, कई सारे मंदिरों का समूह है। तो कत्यूरी काल में हम जब पढ़ेंगे शिखर युक्त शैली, तो उसमें यही है, उसकी प्रमुख विशेषता यही है कि परिवार समूहों का होना, कई सारे मंदिरों का समूह होना। ठीक है, तो ये कई सारे मंदिरों का समूह है और कत्यूरी कालीन शिखर शैली में सारे मंदिर निर्मित है। ठीक है, आटागाड़ के तट पर है और आदि बद्री कर्णप्रयाग और गैरसैंण के मार्ग पर स्थित। ठीक है, इन दोनों के मध्य में आता है। आगे देखो, अगला है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री, ठीक है, ये पढ़ते हैं जोशीमठ के समीप। एक सुबेन स्थान पड़ता है। ठीक है, सुबेन, सुबेन स्थान पर, जोशीमठ के समीप सुबेन स्थान पर। ठीक है, भविष्य बद्री।
आगे वृद्ध बद्री, वृद्ध बद्री ये मंदिर पड़ता है अनीमठ, चमोली में पड़ता है, ठीक है, अनीमठ। और इन्हें प्रथम बद्री भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम बद्री वृद्ध बद्री को ही कहा जाता है। ठीक है, इन्हें प्रथम बद्री भी कहा जाता है, किसको, वृद्ध बद्री को। अगला है योगधान बद्री, योगधान बद्री, कहां है, पांडुकेश्वर, ठीक है, पांडुकेश्वर में स्थित है योगदान बद्री का मंदिर। यहां पर पांडव शिला भी स्थित है, ठीक है, पांडव शिला। और पिछली क्लास में मैंने लिखाया था कि बद्रीनाथ की चहुमुखी मूर्ति शीतकाल में यहीं पर लाई जाती है, ठीक है। तो जोशीमठ और बद्रीनाथ के मध्य में ये पड़ता है। जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है, ठीक है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही स्थित है और साथ ही अलकनंदा के तट पर है, अलकनंदा के तट पर। तो चमोली की अधिकांश चीजें अलकनंदा के तट पर ही आपको मिलेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पूछा जा सकता है योगधान बद्री कहां पड़ता है, किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, पांडुकेश्वर में है और अलकनंदा नदी के तट पर है। आगे देखते हैं केदार, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, दो केदार यहां पर पड़ते हैं। तो कुल 5 केदार हैं, ठीक है, पंच केदारों में कुल 5 केदार शामिल हैं, जो कि सारे के सारे भगवान शिव से संबंधित हैं। इसमें प्रथम केदार किसे माना जाता है, केदारनाथ को, उसे हम रुद्रप्रयाग जिले में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद द्वितीय केदार किसे माना जाता है, मदमहेश्वरनाथ को, ठीक है, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरे हैं तुंगनाथ, ठीक है, तृतीय केदार माना जाता है तुंगनाथ को, और इनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, ठीक है। तो 3 केदार रुद्रप्रयाग में स्थित है और 2 केदार चमोली में, एक रुद्रनाथ और एक कल्पेश्वरनाथ, ठीक है। तो रुद्रनाथ है चतुर्थ केदार, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ केदार, ठीक है, रुद्रनाथ है चतुर्थ केदार। इनके मुख की पूजा होती है, यहाँ पर भगवान शिव के मुख की पूजा यहाँ पर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और शीतकाल में, शीतकाल में यहाँ की पूजा कहाँ होती है, गोपेश्वर में, ठीक है, गोपेश्वर, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी, शीतकाल में यहाँ की पूजा गोपेश्वर में होती है, ठीक है। अगला देखो कल्पेश्वरनाथ, कल्पेश्वरनाथ, ठीक है, ये 5वां केदार है, पंच केदारों में अंतिम केदार। यहाँ पर जटामौलेश्वर रूप की पूजा होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जटामौलेश्वर। यानी कि जो भगवान शिव की जटाएं हैं उनकी यहाँ पर पूजा होती है, ठीक है, जटामौलेश्वर रूप की पूजा होती है और शीतकाल के लिए बंद नहीं होता है कभी भी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसा केदार है पंच केदारों में जो शीतकाल के लिए बंद नहीं होता है, बाकी सभी बंद हो जाते हैं। हर किसी की शीतकालीन पूजा भिन्न जगह पर होती है, लेकिन कल्पेश्वरनाथ जो कि अंतिम केदार है, ठीक है, यहाँ पर शिव जी की जटाओं की पूजा की जाती है और यहाँ पर ये कभी भी शीतकाल के लिए बंद नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो चमोली में स्थित प्रमुख प्रयाग, प्रयागों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रयाग हैं, देखो चमोली में स्थित प्रमुख प्रयाग, ठीक है। सबसे पहले तो पंच प्रयाग स्थलों की बात करते हैं। पंच प्रयाग स्थलों में यहाँ पर एक विष्णु प्रयाग, ठीक है, उसके अलावा दूसरा यहाँ पर आता है नंद प्रयाग और तीसरा यहाँ पर आता है कर्ण प्रयाग, ठीक है। इनका संगम स्थल भी पूछा जाता है, सारी चीजें पूछी जाती है पेपर में। विष्णु प्रयाग, सब जगह अलकनंदा नदी कॉमन रहेगी, ठीक है, यहां भी अलकनंदा है, यहां भी अलकनंदा है। तो विष्णु प्रयाग में आती है पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा आती है। और ये जोशीमठ से
बद्रीनाथ के मध्य जोशीमठ से कुछ दूरी पर आगे जाकर विष्णुप्रयाग का संगम आता है, ठीक है, विष्णुप्रयाग आता है और वहां पर अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, साथ में विष्णु का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो ये विष्णुप्रयाग हो गया। फिर उससे नीचे को अलकनंदा नदी आती है, तो आगे इसमें नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, ठीक है, नंदाकिनी, नंदाकिनी मिलती है। तो नंदाकिनी मिलने के पश्चात नंदप्रयाग से आगे बढ़ते हुए कर्णप्रयाग में इसमें कौन सी नदी मिलती है, पिंडर, पिंडर नदी इसमें मिलती है, कहां पर, कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर कर्ण का मंदिर है, नंदप्रयाग में वासुदेव का मंदिर है, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, ठीक है। तो पिंडर इसकी सबसे तेज प्रवाह वाली, सबसे ज्यादा इसको जल देने वाली नदी भी है, ध्यान रखिएगा, और कुमाऊं से आती है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा की ऐसी सहायक नदी जो कुमाऊं से आती है, बागेश्वर से आती है पिंडर नदी, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, बागेश्वर होते हुए यहाँ आती है कर्णप्रयाग में, ठीक है, अलकनंदा में मिल जाती है। इसके अलावा एक पड़ता है केशव प्रयाग, केशव प्रयाग, ये है अलकनंदा, यहां पर पे है अलकनंदा प्लस सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी कहां पर मिलती है, माड़ा में मिलती है, ठीक है, कहां पर है, माड़ा, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर जाके माड़ा आता है, माड़ा में केशव प्रयाग स्थित, जहां पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, ठीक है, इसे ही केशव प्रयाग कहा जाता है। तो ये चारों प्रयाग महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं प्रमुख स्थल, जिसमें जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ, जोशीमठ का सबसे पहले तो प्राचीन नाम देखते हैं। प्राचीन नाम है कीर्तिपुर, एक तो कीर्तिपुर है, ठीक है, कीर्तिपुर, और योशी, कीर्तिपुर और योशी इसका प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा। और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक नरसिंह मंदिर स्थित है, नरसिंह मंदिर, जो कि कत्यूरी शासक बसंत देव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, बसंत देव द्वारा। ठीक है, नृसिंह मंदिर जो कि बसंत देव द्वारा बनाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किस शैली में है, कत्यूरी शैली में ही निर्मित है, शैली हो जाएगी कत्यूरी शैली, कत्यूरी शैली, कत्यूरी काल की जो प्रमुख शैलियां थी, एक छत्र युक्त मंदिर और एक शिखर युक्त मंदिर। तो ये छत्र युक्त मंदिर का उदाहरण है सिंगल मंदिर, ठीक है, छत्र युक्त मंदिर का उदाहरण है। इसके अलावा यहीं पर अन्य मंदिर भी स्थित है, और साथ ही यहाँ पर दंड धारा और नृसिंह धारा भी स्थित है, ठीक है, दंड धारा, क्वेश्चन बन सकता है दंड धारा कहां पर है, ठीक है, और नृसिंह धारा, ठीक है, यहीं पर दोनों स्थित हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेमकुंड साहिब, इसकी हाइट कितनी है, देखो 45-29 मीटर, ठीक है, 4529 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और प्राचीन नाम, प्राचीन नाम है लोकपाल या फिर दंड पुष्करणी तीर्थ, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या क्या है, तो लोकपाल है और दंड पुष्करणी तीर्थ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे सिखों का कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है,
है। इसे सिखों का कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, ठीक है। 7 पर्वतों के मध्य ये स्थल घिरा हुआ है। इसके मध्य में एक झील पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, लोकपाल झील। लोकपाल झील स्थित है, ठीक है। और यहां से एक हिमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है, ठीक है, हिमगंगा नदी। हिमगंगा नदी का यहां से उद्गम होता है, ठीक है। लोकपाल झील यहां पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर गुरुद्वारा निर्मित है, जो कि कब बनाया गया था? 1930 में गुरुद्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 1930 में बनाया गया था। और सिखों के 10वें गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से गुरु या किस गुरु के द्वारा वहां पर तपस्या की गई थी, ये भी क्वेश्चन बन चुका लगातार, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपके इसमें कवर हो गए। हेमकुंड साहिब जो कि 4529 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसे क्या क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम इसका क्या है? देखो, लोकपाल या फिर दंड पुष्करणी तीर्थ, ठीक है। हिंदू ग्रंथों में, जो हिंदू धर्म में है, उसमें इसको लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ कहा जाता है। वर्तमान में हिंदू और सिख दोनों के लिए अति प्रसिद्ध ये स्थल है, ठीक है। इसे सिखों का कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है। और देखो, यहाँ पर 7 पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, ठीक है, पर्वत। 7 पर्वतों के मध्य में लोकपाल झील है, जो कि पर्वतों के जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर या पर्वतों में जो बर्फ है, उससे झील को पानी मिलता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर उस झील से एक हिमगंगा नामक छोटी नदी, इसका उद्गम होता है, ठीक है। गुरुद्वारा यहाँ पर बना 1930 में। हेमकुंड साहिब 1930 में निर्मित हुआ है, ठीक है, गुरुद्वारा। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई है। आपके सारे फैक्ट इसमें कवर हो गए। तो ध्यान रखिएगा, 4 प्रमुख गुरुद्वारे जो उत्तराखंड के, उनमें हेमकुंड साहिब भी एक है, ठीक है। हेमकुंड साहिब, रीठा मीठा साहिब, झंडा साहिब और नानक मत्ता साहिब, 4 हैं। हेमकुंड साहिब कहाँ पड़ गया? चमोली में। झंडा साहिब देहरादून में, ठीक है। रीठा मीठा साहिब चंपावत में। और नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर में। तो चारों स्थल सिखों से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। अगला है फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी, इसमें हम पूरा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ फूलों की घाटी जो स्थल है, उसके संबंध में दोनों चीजें यहीं पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। प्राचीन नाम क्या क्या थे इसके? नंदकानन है, ठीक है। अगला स्वर्ग में इंद्र का उपवन, फिर अलका, ठीक है। अलका जो कि मेघदूत में कालिदास जी द्वारा इसको कहा गया, ठीक है, मेघदूत में है। अगला देखो, बैकुंठ है, फिर गंधमादन, ठीक है, भ्यूंडार पार्क। ये सारे प्राचीन नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भ्यूंडार पार्क, फिर है फ्रैंक स्माइथ घाटी, फ्रैंक स्माइथ पार्क या घाटी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, पुष्पावती या पुष्प रसा, पुष्पावती और पुष्प रसा। और एक और नाम है नंदकानन, के सारे नाम है प्राचीन नाम। तो क्वेश्चन बन सकता है नंदकानन, अच्छा पहले लिख चुके हैं, ठीक है। नंदकानन किसे कहा गया है? फूलों की घाटी को। स्वर्ग में इंद्र का उपवन किसे कहा गया? फूलों की घाटी को। ऐसे अलका मेघदूत में कहा गया और नंदकानन स्कंद पुराण में कहा गया, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नंदकानन स्कंद पुराण में, अलका मेघदूत में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भ्यूंडार पार्क है, फ्रैंक स्माइथ पार्क है, फ्रैंक स्माइथ घाटी, पुष्पवती है, पुष्पारसा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और गंधमादन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये स्थल जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज की गई थी 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा।
ठीक है, फ्रैंक स्माइथ द्वारा यहाँ पर इसकी खोज की गई थी और 1935 में उनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी जो कि कौन सी है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स फ्रैंक स्माइथ की एक बुक थी, इसमें इनके द्वारा वर्णन किया गया था, ठीक है, फूलों की घाटी का। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 14 जुलाई 2005 को विश्व विरासत स्थल इसको घोषित किया गया था। ठीक है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, भी आप लोग ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2005 को विश्व विरासत स्थल इसको घोषित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ से संचालित होता है? ठीक है, मुख्यालय है जोशीमठ में, मुख्यालय है जोशीमठ में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जोशीमठ में पड़ता है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ है इसका? जोशीमठ में। ठीक है, 14 जुलाई 2005 को इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से 40वां कौन सा है? धौलावीरा। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा भारत का नवीनतम राष्ट्रीय जो विश्व विरासत स्थल है कौन सा है? भारत का नवीनतम विश्व विरासत स्थल है धौलावीरा और नवीनतम जो अमूर्त विरासत स्थल है वो कौन सा है? अमूर्त विरासत है कोलकाता की दुर्गा पूजा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 14वें नंबर की है और ये 40वें नंबर का और टोटल 75 रामसर साइट यहाँ पर स्थल शामिल है भारत में। ठीक है, इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? फूलों की घाटी को फ्रैंक स्माइथ को जाता है। कौन सी पुस्तक थी उनकी? वैली ऑफ फ्लावर्स, इसमें इनके द्वारा वर्णन किया गया था। ठीक है, और केदार खंड में इसको नंदकानन कहा गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मेघदूत में इसको अलगा कहा गया और केदार खंड में इसको नंदकानन कहा गया। ठीक है, फिर ये देखो गैरसैंण। गैरसैंण जो कि कुमाऊं और गढ़वाल का ज्यामितीय केंद्र बिंदु कहलाता है। कुमाऊं एवं गढ़वाल का ज्यामितीय केंद्र बिंदु। ठीक है, गैरसैंण कुमाऊं एवं गढ़वाल का ज्यामितीय केंद्र बिंदु कहलाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर राज्य का दूसरा विधानसभा भवन भी निर्मित है। राज्य का दूसरा विधानसभा भवन निर्मित है गैरसैंण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य का दूसरा विधानसभा भवन निर्मित है। देहरादून से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा इसको 8 मार्च 2020 को 8 मार्च 2020 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, 8 मार्च 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, और इसका नाम एक चंद्रनगर भी इसका नाम है। ठीक है, चंद्रनगर इसका नाम है, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा रखा गया। ठीक है, के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया? चंद्रनगर। चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? चंद्रनगर रखा गया है। और ये भी ध्यान रखेगा आप लोग, दूधातोली में आता है। ठीक है, दूधातोली जो कि पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली तीनों के बिंदु पर
दूधातुली श्रृंखलाएं विस्तारित है, उसी में गैरसैंण भी पड़ता है। ठीक है, तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे वो भी यहीं के रहने वाले थे। ठीक है, हालांकि पौड़ी जिले में उनका घर पड़ता है, लेकिन वो मुख्यतः दूधातुली रेंज में ही जो पूरा श्रृंखला है उसी के आसपास उनका घर पड़ता है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इनका इस एरिया का नाम क्या रखा गया, चंद्रनगर। और किसके द्वारा रखा गया, उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, भराड़ीसैंण में है वैसे भवन, जो मुख्य नाम है भराड़ीसैंण, गैरसैंण से थोड़ा सा पहले। ठीक है, मार्ग जाता है भराड़ीसैंण के लिए, वहीं पर पड़ता है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इसी के आसपास पड़ता है चांदपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़ी। ठीक है, जो कि 52 गढ़ों में सबसे प्रमुख गढ़ था गढ़वाल के, 52 गढ़ों में सबसे प्रमुख गढ़ था। ठीक है, चांदपुर गढ़ी, बाकी इतिहास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और किस नदी के तट पर स्थित है ये आप लोग नोट कर लीजिए, आटागाड़ के तट पर, आटागाड़ नदी के तट पर स्थित। ठीक है, आटागाड़ के तट पर। और आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, पिंडर की, अभी चर्चा करेंगे आगे उसमें। ठीक है, फिर देखो माणा, अगला स्थल है माणा। ठीक है, इसका पुराणों में नाम क्या है, मणिभद्रपुरी। ठीक है, मणिभद्रपुरी इसका पुराणों में नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर केशव प्रयाग पड़ता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा देखो मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा प्लस गणेश गुफा प्लस व्यास गुफा, यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, व्यास गुफा ये भी स्थित है यहीं पर। तो क्वेश्चन बन चुका है कई बार कि व्यास गुफा कहां पर स्थित है, माणा में स्थित। ठीक है, गणेश गुफा कहाँ है, माणा में। मुचकुंद गुफा कहाँ है, माणा में। ठीक है, इसके अलावा एक भीम पुल यहाँ पर स्थित है, भीम पुल, जो कि सरस्वती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक पुल है, प्राकृतिक पुल है, इसको बनाया नहीं गया है। ठीक है, नदी नीचे से जाती है और ऊपर पत्थरों से पूरी तरह ढका हुआ पुल है। ठीक है, भीम पुल, और इसको पाषाण पुल भी कहा जाता है। ठीक है, पाषाण पुल, पाषाण पुल भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, यहीं पर माणा में ही एक बद्रीनाथ जी की माता मूर्ति का मंदिर है। माता मूर्ति मंदिर, और साथ ही में घंटाकर्ण मंदिर। ठीक है, ये भी कहां पर पड़ता है, बद्रीनाथ में। मुख्यतः बद्रीनाथ से आगे माणा में। ठीक है, मुख्यतः जो माणा का स्थान है, माणा में भोटिया जनजाति के लोग अधिकांशतः रहते हैं। ठीक है, हालांकि केवल ग्रीष्म काल में ही वो लोग माणा में जाते हैं, अन्य समय में शीतकाल में वो पुनः नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अपने शीतकालीन आवास पर आते हैं। माणा, जो कि पुराणों में इसका नाम क्या है, मणिभद्रपुरी, बद्रीनाथ से आगे पड़ता है। ठीक है, मुचकुंद गुफा और गणेश गुफा और व्यास गुफा, तीन चीजें यहाँ पर। इसके अलावा देखो केशव प्रयाग है, जो कि अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही में देखो भीम पुल यहाँ पर स्थित है, जो कि सरस्वती नदी पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ठीक है, इसको पाषाण पुल भी कहा जाता है। और बद्रीनाथ जी की माता मूर्ति मंदिर और घंटाकर्ण मंदिर दोनों यहीं पर स्थित। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और साथ ही एक और तथ्य आप लोग याद रखोगे, इसी के निकट कुछ दूरी पर एक वसुधारा प्रपात, वसुंधरा प्रपात, ठीक है, ये भी स्थित है इसी के आगे, थोड़ा आगे दूरी पर जाके 4-5 किलोमीटर। तो वसुधारा प्रपात भी कहाँ है, वसुंधरा प्रपात, ये भी चमोली में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, और जो भी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पटवारी या फिर फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग वर्दी का सपना सीरीज जो मेरे द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, उसको अवश्य देखेगा। आपका पूरा जीएस उसमें कवर होने वाला है, और लगभग वही पार्ट उसमें बताया जा रहा है जिसमें अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो पुराने पेपर हैं उनको संकलित करते हुए, अन्य चीजें संकलित करते हुए एक बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है। यदि आप लोग इच्छुक हैं तो उसको अवश्य देखिएगा। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।